हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। वैसे चलना भी चाहिए, आखिर टाइम दिवाली का जो है। हम आपके लिए लेके आ गए फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 84। अगर आपने पिछले एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली उसे आपको देख लेना चाहिए, जिससे ये एपिसोड आपको अच्छे से समझ में आए। बट चलो उसकी फिर भी रिकैप कर लेते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि जियान एल्डेजू, म्यूइंग म्यूफंग और वो वेंजी ज्वालिंग रॉयल फैमिली के उन दोनों नौजवानों के साथ ज्वालिंग इंपीरियल पॉन्ड जा रहे होते हैं। तभी वेंजी को कुछ काम पड़ा था और वो चला गया था किसी से बात करने, और कोइंसिडेंटली इसी समय पे वो सिक्स प्रिंस जो कि भीड़ से निकल रहा होता है, वो एल्डर जुलाव से टकरा जाता है। शायद जल्दबाजी की वजह से वो जुलाव को पहचान नहीं पाया था, इस वजह से वो जुलाव को धमकियां देने लगता है। उसकी डिमांड थी 1000 गोल्ड कॉइन्स की। उसके तमाशे की वजह से चारों तरफ काफी लोग इकट्ठे हो चुके होते हैं, और जब वेंजी इस भीड़ को नोटिस करता है वो समझ जाता है कि कहीं न कहीं रायता फैल गया। फाइनली उसका ध्यान सिक्स प्रिंस के ऊपर गया था, और इसी मोमेंट में सिक्स प्रिंस न्यू दैट ही वाज खैर बेसिकली सिक्स प्रिंस को वेंजी ज्वालिंग किंग के चीफ एडवाइजर होने के नाते किसी भी तरह की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से अनफिट करार देता है, और इस तरीके से तबाह होती सिक्स प्रिंस दूहे की लाइफ। आगे वेंजी जियान के ग्रुप को ले जाता है अंडरग्राउंड पैलेस में। इस जगह की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है, और फाइनली अब जियान विटनेस करता है कि रॉयल फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल है। इस समय वेंजी बात कर रहा होता है एक सिपाही से, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी सोल्जर नहीं बल्कि टाइगर टूथ आर्मी का मेंबर था। वैसे हम इसके बारे में पिछले एपिसोड में जान चुके थे, तभी चलो यहीं से स्टोरी की शुरुआत करते हैं। उस व्यक्ति के कंधे पे उस टाइगर टूथ आर्मी के एम्बलम को देख के जियान कहता है टाइगर टूथ आर्मी का नॉर्मल सोल्जर है, लेकिन इसकी भी स्ट्रेंथ 5 स्टार दूधी के पीक पे पहुंच चुकी है। कहा जाता है कि टाइगर टूथ आर्मी के हाई लेवल के एक्सपर्ट सुपर सेक्सी डेप्यूटी मास्टर्स के बराबर होते हैं। जब जियान इतने पावरफुल कई 100 लोगों के बारे में सोचता है, एक बार के लिए उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जियान कहता है ज्वालिंग रॉयल फैमिली सच में काफी पेक्यूलियर है, इनके पास 3 ऐसी टॉप एलीट फोर्सेस हैं। वो मनी मन में कहता है ज्वालिंग रॉयल फैमिली टाइगर टूथ आर्मी, वुल्फ ईगल लीजन और ड्रैगन लविंग लीजन की स्ट्रेंथ के साथ इस पूरे ज्वान सेंटिन को डोमिनेट कर सकती है। लेकिन तब भी वो ऐसा क्यों नहीं करते? वैसे सवाल तो उसके दिमाग में और भी आ रहे थे, लेकिन वो भी अपने आप को कंट्रोल करता है। उसके बगल में खड़ी मियोंग भी जियान के अंदर की अनीस को सेंस कर पाती है, इस वजह से उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई थी। उस टाइगर टूथ ऑफिसर से कुछ देर बात करने के बाद वेंजी जुलाव की तरफ आके बोलता है, अगर आप सभी तैयार हो तो मैं आप सभी को अंदर लेकर चलता हूँ। जब जुलाव नॉड करते हैं तो वेंजी रिस्पेक्टफुल तरीके से आगे जाने का जेस्चर दिखाता है। एल्डरजू कहते हैं चलो चला जाए, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम सभी अपनी एबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करोगे, मतलब दिखाओगे। एल्डरजू को फॉलो करते करते जियान और बाकी लोग एक दूसरे की नजरों में देखते हैं। धीरे धीरे सातों का ग्रुप इस अंडरग्राउंड पैलेस से गायब हो जाता है। इन सभी के जाने के बाद एक और सिपाही उस टाइगर टूथ आर्मी के मेंबर से बोलता है, सर वो ओल्ड मैन काफी डेंजरस लग रहा था। टाइगर टूथ आर्मी ऑफिसर चिल्ला के बोलता है, तुम अपनी ड्यूटी पे फोकस क्यों नहीं करते? सोल्जर तुरंत ही बोलता है, यस सर। वो ऑफिसर कहता है, जिन चीजों के बारे में तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है उनके बारे में पूछना व्यर्थ है। जहाँ पे जुला का ग्रुप गायब हुआ था, वो ऑफिसर उस तरफ देखते हुए बोलता है, आई वंडर इस बार ज्वालिंग इंपीरियल पॉन्ड में कितने लोग सर्वाइव कर पाएंगे। जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार उस पॉन्ड में 10 लोगों ने एंटर किया था, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। सीन शिफ्ट हुआ था, सबसे पहले हमें सुनाई देते हैं कुछ फुटस्टेप्स। ये टक 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 की आवाजें एल्डरजू और बाकियों के फुटस्टेप्स की थी। कुछ देर के बाद जियान की टोली अपने आप को एक सॉफ्ट से ग्राउंड पे पाती है। ये जमीन पहले की तरह हार्ड नहीं थी। इन सभी के इस जगह पहुंच जाने की वजह से तुरंत इस कॉरिडोर के सारे लैंप्स जल जाते हैं। फाइनली जियान को दिखाई देती है लंबी सी सीढ़ियों की लाइन जो कि इन सभी को नीचे ले जाती थी। इसे देख के जियान कहते हैं, तभी मैं कहूँ इसे अंडरग्राउंड पैलेस क्यों कहते हैं? वेंजी कहता है, क्योंकि हम सब यहाँ पे पहुंच चुके हैं तो ज्वालिंग इंपीरियल पॉन्ड की जर्नी शुरू करी जा सकती है। वेंजी कहता है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहूंगा। ये जगह ज्वालिंग रॉयल फैमिली के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, इस वजह से स्पेशल स्टन का इस्तेमाल करके और चीजों की तहकीकात करना बिल्कुल निरर्थ है। ये कहते कहते वेंजी की नजरें जियान के ऊपर होती हैं। आखिरकार रास्ते में उसने जियान को कई बार अपनी स्पेशल स्टन फैलाते हुए सेंस किया है। न चाहते हुए भी जियान को नोट करना पड़ता है। उसे नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने में काफी ज्यादा मजा आता था, इस वजह से जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की इस्तेमाल करने की एक हैबिट बन चुकी होती है। बट जियान सेंस कर पा रहा है कि इस अंडरग्राउंड पैलेस में बहुत सारे डेंजरस छिपे हुए हैं। अगर वेंजी इन सभी को चेतावनी नहीं भी देता तभी जियान अपनी जिज्ञासा को दबा के रखने वाला था। आखिरकार इस जगह पे कैसी कैसी पावरफुल एंटिटीज मौजूद होंगी उनके बारे में बिना कुछ पता लगाए एक्शन लेने का मतलब मौत को बुलावा देना होगा। जियान के अलावा बाकी के लोग भी नोट करते हैं। तभी वो दोनों नौजवान जो कि ज्वालिंग रॉयल फैमिली की तरफ से होते हैं वो जियान के ग्रुप को अप्रोच करते हैं। वो पतला
सीधा सा लड़का बोलता है, हेलो मैं शाओ शो हूँ और ये मेरी बहन डापेंग है, हम ज़ोनलिंग रॉयल फैमिली का पार्ट है। वो कहता है हालांकि हमने पिछले कंपटीशन को मिस कर दिया था, लेकिन मुझ तक कंपटीशन की सारी खबरें पहुंच चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम तीनों उस पॉइंट स्प्लिटरिंग कंपटीशन के टॉप रैंकर्स हो जिन्होंने ट्विन गोस्ट टेम्पर को हराने में मेन रोल निभाया है। ये कहते कहते उस बंदे की आंखों में कॉम्पिटिटिवनेस की लाइट फ्लैश हुई थी। वो कहते हैं भले ही तुम सभी की परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव रही हो, लेकिन याद रखना कि हम ज़ोनलिंग रॉयल फैमिली से हैं। अभी जियान की नजरें भी पैनी हो चुकी होती है। ये दोनों भाई बहन एक अनसेटलिंग और को एमिट कर रहे होते हैं और इसे जियान पहचान नहीं पा रहा है। म्यूइंग भी आगे बढ़ के कॉन्फिडेंस से भरी आवाज में कहती है, हेलो हम यहाँ पे बर्निंग एसेंस पवेलियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारा यहाँ पे आने का मकसद ज़ोनलिंग इंपीरियल पॉइंट में एंट्री हासिल करने के साथ साथ ज़ोनलिंग रॉयल फैमिली के ग्रैंडर को देखने का है। वैसे ही म्यूइंग उस लड़की से काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, इस वजह से वो लड़की थोड़ी सी जेलस भी फील कर रही थी। वो कोड नोट करके बोलती, हम लगता है तुम सच में सास ही हो, लेकिन देखते हैं कि क्या इंपीरियल पॉइंट में एंटर करने के बाद भी तुम्हारा सास वैसा ही रहेगा। अब जब दूसरी पार्टी इस तरीके से बात कर रही है तो म्यूइंग भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो भी कोल्ड आवाज में कहती है, तुम्हारी परेशानी नहीं है। इन दोनों को बहस करते हुए देख वेंजी स्टर्न आवाज में बोलता है, आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, क्या इतना काफी नहीं है। ये सुन के दोनों सिबलिंग्स शांत हो गए थे। वेंजी बताता है कि हमारे इंपीरियल पॉइंट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये तुम्हारी दुखी को प्योरीफाई करने के साथ साथ तुम्हारी बॉडीज में से इम्प्योरिटीज को भी बाहर निकालता है, जिससे 6 स्टार 2 एम्पर की ट्रिबुलेशन का सामना करने में तुम सभी की काफी हेल्प होगी। आखिरकार 5 स्टार 2 एम्पर की पीक पे पहुंच जाने के बाद हमें ब्रेक थ्रू के लिए थंडर ट्रिबुलेशन का सामना करना पड़ता है। वेंजी की बात को सुन के म्यूफंग का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने भी सुना होता है कि इंपीरियल पॉइंट बॉडी से इम्प्योरिटीज बाहर निकाल सकता है, जिससे 6 स्टार 2D की ट्रिबुलेशन का सामना करने में आसानी होती है। लेकिन वेंजी के शब्दों ने ये चीज कंफर्म कर दी है। लगता है ज़ोनलिंग इंपीरियल पॉइंट इन नौजवानों के 6 स्टार 2 एम्पर पे पहुंचने की चाबी है। वेंजी का आवाज में कहता है क्योंकि सभी लोग तैयार हैं तो फिर चला जाए। इसी मोमेंट में जुलाओ की आवाज जियान, म्यूफोंग और म्यूइंग के दिमाग में पहुंचती है। वो कहते हैं, लिटिल फेलोज, ज़ोनलिंग रॉयल फैमिली के उन दोनों नौजवानों पे ध्यान रखना। भले ही वो तुम्हारे साथ ज़ोनलिंग इंपीरियल पॉइंट में एंटर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे साथ ही है। अगर पॉसिबल हो तो कोशिश करना कि वो दोनों इस अपॉर्चुनिटी का फायदा न उठा पाए। ये सुन के जियान, म्यूइंग और म्यूफंग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। हालांकि वो जुलाओ की पूरी मीनिंग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन तीनों को बेसिक आइडिया मालूम पड़ता है। फाइनली बिना हेजिटेशन के तीनों वेंजी का पीछा करने लगते हैं। सीन देखा जाता है कुछ समय के बाद का। इस समय चारों तरफ बूंदों की टिक टिक की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। कुछ और मिनट तक आगे बढ़ने के बाद ये ग्रुप एक खुले एरिया में निकलता है। इस जगह पे पहुंचने के बाद जियान को यहाँ पे एक अनयूजुअल सा ऑरा फील होता है। नीचे टपकता हुआ पानी इन सभी की अलर्टनेस को बढ़ा रहा था, लेकिन इस अंडरग्राउंड पैलेस को चारों तरफ देखने के बाद भी इस ग्रुप के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। ये खाली स्पेस गोलाकार का होता है और इस पूरी जगह पे एक अजीब सी फ्रेग्रेंस फैली हुई थी। लेकिन जो चीज सबके ध्यान को आकर्षित करती है वो एक बड़ा सा चौखूंटा ऑल्टर होता है। ऑल्टर बेसिकली होती है एक ऊंची सी जगह जहाँ पे लोग कार्यक्रम करते हैं। ये ऑल्टर इस तरीके से लग रहा था जैसे यहाँ पे सेक्रीफाइस दिए जाते हो। भले ही जियान अपनी सोल पावर को चारों तरफ न फैला रहा हो, तभी उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो अंडरग्राउंड पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पे है। जियान कहते हैं, हम ज़ोनलिंग इंपीरियल पॉइंट कैसे पहुंचेंगे। इससे पहले जियान के दिमाग में और सवाल ला पाते, जुलाओ कहते हैं जरा सोचने की जरूरत नहीं है, ये डेफिनेटली अंडरग्राउंड पैलेस का फर्स्ट फ्लोर है और यहीं से तुम इंपीरियल पॉइंट में एंटर करने वाले हो। क्या तुम्हें बीच में वो ऑल्टर दिखाई दे रहा है? वहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। ये सुन के जियान की आंखें चमकने लगी थी। वो कहते हैं स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन। जुलाओ कहते हैं हाँ, और ये स्पेस टेलीपोर्टेशन मैंने बनाई थी। ये सुन के वेंजी भी स्माइल करता है, लेकिन नेक्स्ट ही मोमेंट में उसका चेहरा डार्क भी हो गया था। आखिरकार स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को बनाने में रॉयल फैमिली को भारी कीमत जो चुकानी पड़ी है। जियान मनी मन में कहता है, जुलाओ की फॉर्मेशन की मास्टरी सच में बहुत शानदार है। वो अभी से सोच रहा था कि इंपीरियल पॉइंट से बाहर आने के बाद वो जुलाओ से फॉर्मेशन के बारे में सीखेगा। भले ही जियान खुद एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर हो, लेकिन तब भी उसे फॉर्मेशन की बेसिक चीजें ही मालूम नहीं होती। वेंजी कहते हैं, ऑलराइट, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हम तुम्हें अंदर भेजते हैं, लेकिन याद रखना भले ज़ोनलिंग इंपीरियल पॉइंट तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन उसमें एंटर करने की क्वालिफिकेशंस होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उसके सारे फायदे मिलने वाले हैं। उस तालाब के अंदर तुम बस 1 महीने तक ही रह सकते हो, फिर तुम्हें अपने आप ही एक्सपेल कर दिया जाएगा। 5 लोग साथ में बोलते, हम समझ गए। अभी सभी की आंखें एंटिसिपेशन से भर चुकी थी, खासकर शाओचू और डापेंग। इनकी आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन होती है। वेंजी अपने हाथ को उठा के उस ऑर्डर की तरफ वेव कर देता है। एक टेरिफाइंग फोर्स उस फॉर्मेशन के अंदर चली गई थी। तुरंत
तुरंत इस ऑल्टर के ऊपर का स्पेस एक डार्कनेस को फॉर्म करने लगा था। वेंजी जुलाओ से कहता है मेरी हेल्प करो। बिना हेजिटेशन के जुलाओ ने भी अपनी सिल्वरी दुकी को आगे बढ़ा दिया था। उनकी उस दुकी में लाइफ और डेथ एनर्जी मिली होती है। जैसे एनर्जी रिलीज हुई थी हवा वाइब्रेट होने लगती है। एक पल के बाद ऑल्टर के ऊपर का स्पेस खतरनाक तरीके से ट्रेम्बल हुआ था। उसमें से एक टेरिफाइंग सक्शन फोर्स क्रिएट होती है। जुलाओ कहते हैं तुम जा सकते हो। तुरंत ही पांचों के फिगर्स फ्लैश होते हैं। ये उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के सामने पहुंच गए थे। उस सेक्शन फोर्स के पांचों फील कर पाते हैं। इस समय म्यूइंग तो लड़खड़ा भी रही थी। साफ तौर पर ऐसी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का सामना वो पहली बार कर रही है। तभी उसके बगल में से एक जेंटल सी आवाज उसके कानों में जाती है। वो आवाज कहती है अपनी दुकी का इस्तेमाल करके अपने आप को शील्ड करो। जब नीचे झुक चुकी म्यूइंग ऊपर देखती है तो उसे दिखाई दिया था जियान, जो कि उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ा रहा था। जैसे ही म्यूइंग जियान के हाथ को पकड़ती है एक गर्माहट से भरी ऊर्जा का बैरियर दोनों को सराउंड कर लेता है। जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे से टच करते हैं म्यूइंग की धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन उसे ये फीलिंग ज्यादा एंजॉय करने का समय नहीं मिलता क्योंकि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है। म्यूइंग जो कि अपने लो लिप को बाइट कर रही थी मन ही मन में सोचती है ये जियान सच में बिग ब्रदर की तरह रिलायबल है। अभी ऑल्टर के ऊपर की टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में से एक इंटेंस सिल्वरी लाइट भी फ्लैश होने लगी थी। वेंजी और जुलाओ के कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से पांचों लोग तुरंत ही गायब हो जाते हैं। ऑल्टर से अपनी नजरों को हटाते हुए वेंजी कहता है आई वंडर इस बार कितने लोग सफल होने वाले हैं। अभी जुलाओ की नजर टिकी हुई थी खाली स्पॉट पे जो कि ऑल्टर के ऊपर होता है। ऐसा लगता है वो यहाँ से ऐसी चीज को सेंस कर पा रहे हैं जो कि इस वातावरण से बिल्कुल अलग है। अभी जुलाओ को डिस्टर्ब करते हुए वेंजी बोलता है सर 1 महीने के बाद वो ऑक्शन शुरू होगा। जुलाओ भी अपने हाथ को वेव करके बोलते हैं लेट्स गो। बिना हेजिटेशन के वो एग्जिट की तरफ जाने लगते हैं। जाने से पहले वेंजी की नजरें भी उसी स्पॉट को देखती है जहाँ पे कोई समय पहले जुलाओ देख रहे थे। वो मन ही मन में कहता है हम लगता है जूजिन की स्ट्रेंथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सभी के इस जगह से जाने की वजह से इस अंडरग्राउंड पैलेस के सारे लैंप्स फिर से बुझ जाते हैं और इस जगह को एक अंधेरा ढक लेता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें ज्वालिंग एम्पर दिखाया जाता है, मतलब ज्वालिंग किंग। इसके सामने मौजूद होता है कि फिगर जिसे डेंस ब्लैक एनर्जी ने सराउंड कर रखा था। वो बंदा कहता है योर मेजेस्टी इस डिस्टर्बेंस से मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि वो सभी ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट में एंटर कर चुके हैं। ये सुन के किंग ज्वालिंग के चेहरे पे एक डार्क एक्सप्रेशन आ जाता है। वो कहता है बहुत अच्छे, अगर किसी चीज को मेरी ज्वालिंग रॉयल फैमिली हासिल नहीं कर सकती तो मैं उसे फैक्शन पवेलियन के हाथों में भी नहीं लगने दूंगा। अपनी आंखों में एक सिनेस्टर लाइट को लेके वो कहता है याद रखना कोई भी सरवाइव नहीं करना चाहिए। वो बंदा एक बार फिर से परछाइयों मिलने से पहले बोलता है मैं समझ गया। इस कमरे में रह जाता है बस ज्वालिंग किंग। वही किलिंग इंटेंट से भरी आवाज में कहता है फैक्शन पवेलियन इतने सालों के बाद भी तुम मेरा विरोध कर रहे हो, लेकिन जैसे ही 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पॉइजन का ब्लड मेरे हाथ लगेगा तो मैं भी मेरे सामने झुकना होगा और तब इस ज्वान सेंटन के ऊपर मैं अकेले राज करूंगा। ये कहने के बाद उसकी डरावनी सी हंसी इस कमरे में गूंजती रहती है। सीन शिफ्ट हुआ था, हमें हवा के फटने की आवाज सुनाई देती है। एक जगह पे स्पेस टेलीपोर्टेशन खुलता है, उसमें से 5 लोग बाहर आते हैं। इससे पहले जियान अपनी सराउंडिंग्स को देख पाता उसका ध्यान जाता है अपने हाथ पे जो कि किसी और के हाथ को पकड़े हुए था। ये और कोई नहीं बल्कि म्यूइंग का हाथ था। फाइनली जब उसकी नजरें म्यूइंग के ऊपर गई थी वो देखता है कि म्यूइंग अभी किसी गहरी सोच में खोई हुई है। जियान पूछता है क्या तुम ठीक हो। जियान की बात को सुन के शाओशो, डापेंग और म्यूफंग तुरंत ही जियान की तरफ मुड़ जाते हैं। जब वो जियान को म्यूइंग के हाथ को पकड़े हुए देखते हैं इनकी आंखों में स्ट्रेंज एक्सप्रेशंस आ गए थे। लगता है जियान की आवाज ने म्यूइंग को भी जगा दिया था। वो तुरंत ही पीछे हट के बोलती मैं ठीक हूँ। उसके गाल लाल हो गए होते हैं। म्यूफंग चुपचाप से जियान को थम्स अप देखते हुए बोलता है इम्प्रेसिव, तुम्हारे पास सच में करेज है। जियान को इन सभी के एंटिक्स के बारे में पता होता है। वो कहता है ठीक है बहुत हो गया। फाइनली जियान ने अपनी सराउंडिंग्स को देखना शुरू कर दिया था और इसी मोमेंट में कुछ अनयूजुअल होता है। ऐसा लगता है ये पांचों लोग फिर से स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के ऊपर आ गए थे जो कि ज्वालिंग इंपीरियल पॉन्ड ले जाती है। जियान कुछ बोल भी नहीं पाता तब तक पांचों के फिगर फ्लैश होते हैं। ये फिर से गायब हो गए थे। जियान का ग्रुप अपीयर होता है फिर से एक अनफेमिलियर जगह पे। वो अपने आसपास के एरिया को स्कैन करने की कोशिश करता है। बात बस ऐसी थी कि सेम चीज फिर से रिपीट हुई थी। एक सिल्वरी लाइट के फ्लैश होते ही पांचों गायब हो जाते हैं। अब वो अंडरग्राउंड पैलेस से एक नई जगह पे अपीयर हुए थे। सबसे पहले जियान को दिखाई देता है एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन जो कि शायद अंडरग्राउंड पैलेस के फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाता है। इस ऑल्टर के बगल में एक रास्ता और कहीं जाता था। जैसे ही शाओशो और डापेंग की नजरें इसके ऊपर गई थी दोनों बिना हेजिटेशन के उस तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इन दोनों को उस रास्ते में गायब होते हुए देख म्यूफोंग कहता है ये दोनों करना क्या चाहते हैं। हालांकि इन दोनों के एक्शंस के बारे में जियान को भी पता नहीं था, लेकिन ज्वालिंग रॉयल फैमिली के मेंबर्स होने की वजह से इन दोनों के पास डेफिनेटली इंपीरियल पॉइंट की
ज्यादा जानकारी होगी। जियान कहता है हमें उन्हें फॉलो करना होगा। म्यूइंग और म्यूफंग नोट करते हैं। तीनों लोग तुरंत ही डापेंग की तरफ शूट हो गए थे। म्यूइंग जो कि 4 स्टार के परफेक्शन में पहुंच चुकी होती है, उसने 5 स्टार 2D में जस्ट कदम रख ही लिया था। इस वजह से म्यूइंग को अपने ऊपर भरोसा होता है कि डापेंग उसे अंधेरे में नहीं छोड़ पाएगी। जियान दोनों साथियों के करीब रहता है। इस समय उसके सोल परसेप्शन ने एक काफी वाइड एरिया को ढक के रखा था। जियान के अंदर की अनईजी फीलिंग बढ़ती जा रही थी। जियान कहता है ज्वालिंग इंपीरियल पॉन्ड अगर ये सच में किसी नदी की तरह है तो मैंने अभी तक पानी के बहने की आवाजें क्यों नहीं सुनी है। उसके दिमाग में थॉट आया ही था तभी उसे कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है। हम उसे तुरंत ही वहीं पर रुकते हुए देखते हैं। जियान कहता है ये क्या चीज है। अभी उसके सामने के स्मूथ ग्राउंड पे एक अजीब सी उभरी हुई जगह होती है। म्यूइंग जो कि जानबूझ के जियान के करीब रहने की कोशिश कर रही थी, वो रुक के जियान से बोलती है जियान क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ मिला है। अपने पैरों के पास के उस पत्थर को देख के जियान कहता है म्यूफंग जरा देखो इसे। ये सुन के म्यूफंग उस पत्थर पे दिमाग लगाने लगता है। म्यूफंग कहता है ये पत्थर। तभी जियान नीचे झुक के इस पत्थर को छूने लगा था। वो कहता है ये फिश ओरिजिन स्टोन है। ये पत्थर काफी उबड़ खाबड़ था और जैसे जियान से टच करता है उसे अपने हाथ में एक इंटेंस कोल्डनेस महसूस होती है। जियान के बगल में बैठ के म्यूइंग एक क्यूरियस आवाज में कहती है फिश ओरिजिन स्टोन। जैसे उसके हाथ ने उस पत्थर को छुआ था म्यूइंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहती है इसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी है। लगता है अब तक म्यूफंग को भी इस मिस्टीरियस पत्थर के बारे में याद आ गया होता है। वो कहता है ये काफी रेयर टाइप का स्टोन है, इसे सच में वैल्यूएबल कहा जा सकता है। इसके अंदर दुखी या और मिस्टीरियस एनर्जीज को अब्सॉर्ब करने की पावर होती है। लोग इसकी तलाश में अक्सर रहते हैं। जानवी नोट करता है ये तो है ही, लेकिन कहा जाता है कि हर एक फिश ओरिजिन स्टोन किसी पावरफुल एक्सपर्ट की डेथ से रिलेटेड होता है। जियान कहता है जो फिश ओरिजिन स्टोन में जो वर्ड फिश है उसका एक अलग ही मीनिंग है। ये एक स्पीशीज जिसका नाम टियानम्यू है उसे कहा जाता है। मीफंग कंफ्यूज्ड आवाज में कहता है टियानम्यू। जियान कहता है टियानम्यू बस एक मछली नहीं बल्कि उसकी पूरी रेस होती है। पास्ट यानी कि भूतकाल में टियानम्यू मछलियों की छोटी प्रजाति थी जो कि समुद्र में रहा करती थी, लेकिन इंसानों को इनका शिकार करना बहुत पसंद था। लेकिन न जाने क्यों लेकिन इनके पास कल्टीवेट करने की ताकत आ जाती है। इनकी पॉपुलेशन अचानक से बढ़ने की वजह से ये ज्वान सेंडियन के लिए खतरा बन जाती है। वो बताता है इवेंचुअली टियानम्यू रेस में से 9 खतरनाक वॉरियर्स का जन्म हुआ। इन 9 पावरफुल एक्सपर्ट्स ने अपने नाम को ज्वान सेंडियन की हिस्ट्री में छोड़ा। हर एक फिश ओरिजिन स्टोन का मतलब ये है कि वो पत्थर उन 9 में से एक टियानम्यू वॉरियर से जुड़ा हुआ है। इस चीज की सिग्निफिकेंस को रियलाइज करके मीफंग कहता है तो ये पत्थर उन फिश रेस के पावरफुल एक्सपर्ट्स की डेथ की निशानी है। जियान कहता है हाँ और ये 9 वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। वो कहता है चलो हम इस फिश ओरिजिन स्टोन को अपने साथ रखते हैं, हो सकता है कि हमारे काम आए। तुरंत ही जियान के हाथ को मिल्की वाइट फ्लेम सराउंड कर लेती है और वो जमीन से उभरे हुए पत्थर को पकड़ के ऊपर खींचने लगता है। लेकिन जिया चाहे कितनी भी ताकत लगा रहा हो वो पत्थर बाहर आने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ समय के बाद जियान की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कहता है डैम इट, लगता है इस पत्थर को निकालना आसान नहीं होने वाला। जियान को इस पत्थर को बाहर निकालने में स्ट्रगल करते हुए देख म्यूफंग एकदम स्टंड हो जाता है। वो एक बार जियान को देखता है फिर उस पत्थर को। फाइनली म्यूफंग ने भी एक बार ट्राई किया था। अब जो रिजल्ट जियान को मिला होता है वही से म्यूफंग को मिलता है। म्यूफंग कहता है ये चीज मैं से बाहर नहीं निकाल सकता, मुझे ऐसी फील होती जैसे जिंदा हो और इसी जमीन से जुड़ी हुई मालूम पड़ती है। थोड़ा सोचने के बाद जियान कहता है तो हमें इसे बाहर नहीं निकालना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं ये अभी की बात कर रहा हूँ। ये फिश ओरिजिन स्टोन डेफिनेटली एक ट्रेजर है। इसके अंदर ऐसी पोटेंट एनर्जी छिपी हुई है जिसके खिलाफ एक 7 स्टार 2D भी स्ट्रगल करेगा। और तो जियान इस पत्थर के अंदर एक अजीब सी एनर्जी को सेंस कर पा रहा था। जियान को वो एकदम जिंदा महसूस होता है। ऐसा लगता है इसके अंदर कई विचार छिपे हुए हो। वो समझ जाता है कि जब बाहुबल से काम ना चल रहा हो तो उसे दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर म्यूइंग को छोड़ दिया जाए तो जियान और म्यूफंग दोनों ही ऐसी अनजानी चीजों को लेकर काफी एक्सपीरियंस्ड हो चुके थे। वो जानते थे कि कब किस चीज को टच नहीं करना है वरना कोई अनजानी मुसीबत आ सकती है। म्यूफंग कहता है शाओशो और उसके साथी कहाँ पे गए हैं, क्या हम उन्हें फॉलो नहीं करने वाले। उन दोनों के पास कोई न कोई ऐसी जानकारी है जिसे वो शेयर नहीं करना चाहते और यही उनके तेज भागने का कारण होगा। म्यूफंग फिर से एक बार तेज दौड़ लगाने वाला था तभी जियान उसे रोक के बोलते हैं हम जरा इंतजार करते हैं। फिर हम जियान को उस रास्ते के किनारे जाते हुए देखते हैं। नेक्स्ट मोमेंट वो एक पंच को जमीन पे दे मारता है। एक डोंग की आवाज कहीं डोंग 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 करके इस पूरे कॉरिडोर में गूंजती रहती है। ऑफ कोर्स धीरे धीरे शांत भी हो गई थी, लेकिन ऐसा करके जिस चीज के बारे में जियान पता लगाने की कोशिश कर रहा था उसे पता चल चुकी थी। वो कहता है ये दीवारें मुझे खोखली लग रही हैं और इसका मतलब ये है कि हम 9 फिश प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन में फंस चुके हैं। ये टियानम्यू क्लैन की एक डिफेंसिव फॉर्मेशन है। म्यूइंग कहती 9 फिशेस प्लेइंग द ड्रैगन फॉर्मेशन, ये कैसी फॉर्मेशन है। अभी जियान के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल
स्माइल आ गई होती है। वो कहता है लगता है मैं समझ गया हूँ कि आखिर शाओशो डापेंग इतनी तेजी से क्यों भागे, तो ये बस एक एंट्रेंस है, चलो हम इस जगह से बाहर जाके बात करते हैं, क्योंकि इस रास्ते पे काफी कम रोशनी होती है। जियान के तीनों का ग्रुप काफी ध्यान से आगे बढ़ रहा था। हालांकि ये रोड बस 5 मीटर चौड़ी थी, तब भी जियान की एम्पर लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन दीवारों के उस पार नहीं जा पाती। कुछ देर के बाद जियान की रोशनी दिखाई देती है। वो कहते हैं ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए। म्यूफंग कहता है फाइनली। जब से उसने ओरिजिन स्टोन को देखा था तब से म्यूफंग काफी अनईजी फील कर रहा था। जब तीनों लोग उस पैसेज से बाहर आते हैं, इन्हें अपने सामने एक अलग ही नजारा दिखाई देता है। इनके सामने कढ़ाई जैसी जमीन होती है, ऐसा लगता है इस जमीन सारी चीजों को अपने सेंटर पे खींच रही हो। जियान की टोली बाहर आई थी 9 रास्तों में से एक में से, और ये सारे रास्ते सेंटर की तरफ जाते थे। ऐसे नजारे को देख के म्यूफंग कहता है क्या यही 9 फिशिंग प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन है। म्यूइंग अपनी उंगली को उठा के सारे दरवाजों को गिनने लगती है। वो कहती 1 2 3 4 9। ये 9 दरवाजे किसी पहिए की तरह इस फॉर्मेशन के सेंटर से जुड़े होते हैं। जियान को थोड़ी सी दूरी पे शाओशो और डापेंग दिखाई देते हैं। ये जियान की अपोजिट साइड खड़े होते हैं। अभी शाओशो के हाथ में कई छोटे छोटे पत्थर होते हैं। वो जियान के ग्रुप को देखे कोल्ड आवाज में कहता है तुम दोनों को यहाँ पे आने में देर हो गई है। डापेंग कहती है ब्रदर हमारे पास इनके ऊपर समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, हमें अपने काम पे ध्यान देना होगा। शाओशो कहते हैं हाँ हम पहले अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इन तीनों को किसी भी तरीके का फायदा नहीं होने दे सकते। अगर इन्हें लगता है कि ट्विंगोस टेम्पर को हरा के ये ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट के हकदार बन जाएंगे तो इनकी गलत सोच है। फिर जियान म्यूफंग और म्यूइंग को इग्नोर करके शाओशो अपने हाथ में एक पत्थर को क्रश कर देता है। ऐसा सेम करती है वो डापेंग। दोनों अलग अलग रास्तों से होके उस फॉर्मेशन के सेंटर की तरफ आगे लगते हैं। म्यूफंग एक बार म्यूइंग की तरफ देख के बोलते है आखिर करना क्या चाहते हैं। अभी म्यूइंग भी अपनी आंखें नैरो करके इन दोनों को ध्यान से देख रही थी। वो कहती है मुझे याद आया यहाँ पे आने से पहले एल्डर जू ने बताया था कि 9 फिश प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन टीएनम्यू क्लैन के 9 पावर हाउस से कंट्रोल करी जाती थी। ये सुन के जियान नोट करता है। वो कहता है अपनी पीक कंडीशन में 9 फिश प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन जैसे 9 पावर हाउस कंट्रोल कर रहे होते, उसकी स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो एक दोशियन लेवल की पावर हाउस की बराबरी कर सकती थी। सिर्फ उन 9 पत्थरों को कलेक्ट करने के बाद ही हम इस पेचीदा फॉर्मेशन को सुलझा सकते हैं और इंपीरियल पॉइंट में पहुंचने का वही रास्ता होगा। यहाँ तक बोलते बोलते जियान भी गहरी सोच में चला जाता है। वो कहता है ज्वालिंग रॉयल फैमिली इस जगह की बहुत ही ध्यान से देखभाल कर रही है, लगता है इस ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट के अंदर कुछ बहुत ही जरूरी चीज छिपी होगी। इतना कहने के बाद जन म्यूइंग और म्यूफंग को अपने करीब बुलाता है। वो कहता है मेरे पास इस फॉर्मेशन को क्रैक करने का एक आइडिया है। ये सुन के म्यूफंग और म्यूइंग एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। दोनों के चेहरों पे क्यूरियस एक्सप्रेशंस आ गए थे। फिर दोनों ही आगे झुक के जियान के प्लान को ध्यान से सुनने लगते हैं। पूरी बात सुनते सुनते म्यूइंग की भौं से कुड़ गई होती है। वो कहती है ये प्लान ये थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है, लेकिन ये काम करना चाहिए। म्यूफंग भी नॉड करके बोलते हैं हाँ ये रिस्की है, लेकिन जैसे हमारे सर्कमस्टेंसेस है हमें इसे ट्राई करना होगा। ऐसी विचारधारा तीनों की होती है। तीनों ही गहरी सांस लेके नॉड करते हैं। समय आ गया था जब इस प्लान के ऊपर काम किया जाए। फिर बिना हेजिटेशन के तीनों ही लोग फॉर्मेशन की गहराइयों में जाने लगते हैं। जाते जाते जियान को याद आते हैं वो पत्थर जिन्हें शाओशो और डापेंग ने पकड़ के रखा था। ये बात क्लियर थी उन पत्थरों को इस फॉर्मेशन के सेंटर से हासिल किया गया है, क्योंकि दोनों वहीं से लौट रहे थे। ये सोच के जियान के दिमाग में चीजों के बारे में और भी गहराई से तहकीकात करने का ख्याल आता है। नीचे जा रहे जियान के दिमाग में यहाँ पे आने से पहले जुलाओ ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो गूंज रहे होते हैं। ये बात सच है कि जो भी ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट से बाहर आ पाता है उसे कई बेनिफिट्स हुए होते हैं, लेकिन ये जगह कई अजीब चीजों से भी भरी हुई है। इस वजह से जिस ट्रेजर को तुम यहाँ पे हासिल करोगे हो सकता है उसके बारे में तुमने कभी सोचा भी ना हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ टेस्ट का सामना करना पड़ेगा और इन टेस्ट को तुम्हें देने वाली वो एंटिटीज होती है जो कि इंपीरियल पॉइंट में छिपी हुई है। जुलाओ जियान को बताते हैं तुम्हें जिस चीज का ध्यान रखना चाहिए वो एक फॉर्मेशन है और उसका नाम है 9 फिश प्लेइंग द ड्रैगन फॉर्मेशन। इसे लकीली ज्वालिंग रॉयल फैमिली ने हासिल कर लिया था। तुम्हें चुनौती देने के लिए वो इस चीज का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और मैं ज्वालिंग रॉयल फैमिली को इसके लिए दोष नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जितना प्रीशियस वो ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट है उसके लिए इस डिफेंसिव फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना काफी नॉर्मल है। जुलाओ कहते हैं जियान याद रखना इस फॉर्मेशन में वो 9 फिश साथ में काम करती हैं, इसे आसानी से मैं भी भेद नहीं सकता हूँ। इस वजह से अगर तुम इसे ब्रेक करना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना होगा। अपने कंप्लीट फॉर्म में 9 फिश प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन को उसके 9 गार्डियन सपोर्ट करते थे। जब उन 9 की फोर्सेस कंबाइन होती हैं तो एक फाइटिंग इमोर्टल लेवल का पावर हाउस भी उनके सामने हेल्पलेस हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्वालिंग रॉयल फैमिली उन सारी 9 मछलियों का इस्तेमाल करने वाली है, क्योंकि उन 9 फिशेस को एक्टिवेट करने के लिए उन्हें भी काफी भारी
कीमत चुकानी पड़ेगी। इस वजह से मेरे हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा 5 मछलियों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन भले ही बस 5 फिश हो तब इस फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ 5 स्टार दूधी से ऊपर चली जाती है। लेकिन इस फॉर्मेशन की वीकनेस भी है। इस 9 फिश प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन में 9 रास्ते एक बैटल फील्ड की तरफ ले जाते हैं। इनमें से हर एक रास्ते को गार्डियन रोकता है। अगर तुम उस रास्ते से आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें या उस गार्डियन को हराना होगा या उसका अप्रूवल हासिल करना होगा। जैसे ही तुम ऐसा कर पाते हो तुम्हें एक स्टोन मिलेगा। यही ज़्वार्लिंग इंपीरियल पॉइंट में जाने का तरीका है। फाइनली जियान याद करते हैं उन आखिरी शब्दों को, एल्डजू कहते हैं। जहाँ तक बात रही उस बैटल फील्ड की, तो फॉर्मेशन का हार्ट होता है। उन 9 गार्डियंस का सामना करने के लिए तुम्हें वहाँ से कुछ जरूरी चीज हासिल करनी होगी। जुला की सारी बातों को याद करके जियान अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब अगली बार उसकी आंखें खुली थी उनमें एक अलग ही लाइट फ्लैश हो रही होती है। ऐसा लगता है जैसे जियान को समझ में आ गया हो कि किस तरीके से ज़्वार्लिंग रॉयल फैमिली के प्लान्स को बेकार किया जाएगा। इससे पहले हम ये जान पाते कि जियान आगे क्या करेगा, हमारा एपिसोड अपने एंड पे पहुंच गया है। लेकिन मैं इतना डेफिनेटली कह सकता हूँ कि शाओशो और डापेंग ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये सब जानकारी पहले से जियान के ग्रुप के पास है। अब वो दोनों भाई बहन कब तक इस इल्यूजन में रहने वाले हैं कि एडवांटेज उनके पास है, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हमें उसमें एक 9 पैटर्न गोल्ड फिश देखने को मिलेगी और हम टियानमियू रेस के राज भी जान रहे होंगे। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं कर पाते हो तो डोंट वरी, हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम आपके लिए ही है। आप इसे ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस का फायदा उठा सकते हो, जिसमें हम जैसे ही शाम को वीडियो प्रिपेयर करते हैं वो आपके लिए तुरंत ही अवेलेबल हो जाता है और इस तरीके से आप देख पाते वीडियोस को एक दिन पहले। सो फटाफट से ज्वाइन के बटन को दबा के हमारी हेल गार्डन फैमिली के प्रीमियम मेंबर्स में शामिल हो जाओ। अगर आपके पास इस एपिसोड से लेके कोई थॉट्स हैं तो उन्हें कमेंट्स में जरूर शेयर करना। हमारा मिलना हुआ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।